आजकल हर जगह ले ऑफ का ही माहौल चल रहा है। लोगों को कंपनी से निकाला जा रहा है। ऐसे में मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ। साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ये जो ले ऑफ्स हैं वो कब खत्म होने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए, तो जिस अच्छी न्यूज़ की मैं बात कर रहा था वो ये है कि पिछले 15 महीनों में, यानी पिछले लगभग सवा साल में पहली बार यूएस की फेडरल रिजर्व, जो कि वहाँ की सेंट्रल बैंक है, उन्होंने पहली बार इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए हैं। यानी कि पिछले 15 महीनों से वो लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे। अब आप कहेंगे कि इससे हमें फ़ायदा क्या है और ये हमारे लिए अच्छी न्यूज़ कैसी है, तो चलिए उसे समझा देता हूँ। देखिए, क्या होता है ना कि इंडिया के कई सारे जॉब्स जो होते हैं या फिर किसी भी कंट्री के कई सारे जॉब्स इंटरेस्ट रेट्स पर डिपेंड करते हैं। अब सुनने में शायद ये थोड़ा अभी शुरुआत में आपको अजीब लगेगा, जैसे मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। चलिए इसको 3D एनिमेशन की मदद से समझते हैं। तो होता क्या है कि जब भी किसी कंट्री में इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं, या फिर जैसे हम देख रहे हैं अभी यूएस में कि इंटरेस्ट रेट 15 महीनों बाद नहीं बढ़ाए गए, और मेरा ये अनुमान है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे। क्यों, उसके बारे में भी मैं आगे बात करता हूँ। तो जब भी किसी कंट्री में इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं तो उसके दो फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि वहाँ के जो बिजनेसेस हैं उन्हें कम इंटरेस्ट पर लोन मिलता है, और ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस लोन लेते हैं और उससे अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इससे होगा क्या कि पहले तो यूएस में कई सारी जॉब्स क्रिएट हो जाएगी धीरे धीरे, और यूएस की जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो भी स्पीड में आ जाएगी। अब इससे होता क्या है कि इंडिया की कई सारी जो आईटी कंपनीज़ हैं, आप टीसीएस लीजिए, इन्फोसिस, HCL टेक है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, LTI माइंडट्री है, ये सारी आईटी आउटसोर्सिंग कंपनीज़ हैं जिनको मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स नॉर्थ अमेरिका से या फिर आप कह सकते हैं कि यूएस से ही मिलते हैं। अब जब वहाँ पर पिछले 15 महीनों से लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत स्लो हो गई। वो इतने स्लो हो गए कि उसका सीधा इम्पैक्ट इन आईटी आउटसोर्सिंग कंपनीज पर भी पड़ने लगा, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ के बिजनेसेस ही अपना जो आईटी का काम है वो इन इंडिया के आईटी कंपनीज को आउटसोर्स कर देते हैं। लेकिन जब उनका ही बिजनेस ढंग से नहीं चल रहा है, इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़े हुए हैं, ऑलरेडी कंट्री प्रॉब्लम में है, तो फिर पहले तो उनके पास वही ऑप्शन है कि लोगों को हटाएं और जितना कम से कम खर्चों में हम चल सके उतना कम खर्चे में बिजनेस चलाएं। ऐसे में इंडिया की भी कई सारी आईटी आउटसोर्सिंग कंपनी से उन्हें भी सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले पिछले 1-1.5 साल से, और इसकी वजह से वहाँ पर भी ले ऑफ्स देखने मिले। कई सारे लोग, आपने भी देखा होगा, मेरे भी जान पहचान के कई सारे लोग हैं जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं और उनकी जॉब इस दौरान चली गई। अब जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे उसका सीधा फायदा फिर इन आईटी कंपनीज को और यूएस की कंपनीज को भी होगा। अब दूसरा फायदा इंटरेस्ट रेट्स कम होने का पर्टिकुलरली इंडियन कंपनीज के लिए, और मैं कहूँ तो इंडियन स्टार्टअप्स के लिए, ये है कि जो वेंचर कैपिटल्स है जो जनरली इंडिया के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो यूएस से है। अब यूएस से कोई है तो वो तो यही देखेगा कि मुझे यूएस में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है और मैं यूएस से बाहर इन्वेस्ट करूँ तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जब यूएस में 1.5 साल पहले 0.25% का इंटरेस्ट चल रहा था, और फिर अगर हम पिछले 10 साल की भी बात करें तो ऑन एन एवरेज वहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है वो 2% का रहा है, तो उन्होंने देखा कि इंडिया में इससे बेटर रिटर्न मिलते हैं 2% से। लेकिन जब ये इंटरेस्ट रेट पिछले 1-1.5 साल में इतने बढ़ गए कि 5.5% से भी ऊपर चले गए। यूएस में जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट है वो 5.5 to 5.75% है। अब इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वहीं पर मिल रहे हैं उन्हें, तो फिर इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करेंगे? तो अगर उन्हें इंडिया में इन्वेस्ट करने में मजबूर करना है तो उसका एक ही सोल्यूशन है, वो है इंटरेस्ट रेट्स कम होना। अब धीरे धीरे वहाँ के जो इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे, वैसे वैसे वहाँ के जो वेंचर कैपिटल्स हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, वो अगेन इंडिया पर अपना फोकस बना सकते हैं और इंडिया में अगेन अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, आजकल जॉब तो अनसर्टन है ही, लेकिन लाइफ तो उससे भी ज़्यादा अनसर्टन है। अब जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी की बात आती है तो हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जब लाइफ सिक्योरिटी की बात आती है तो क्या हम इतना सोचते हैं? नहीं, हम उसे टालते रहते हैं। तो अपने और अपने फैमिली के फाइनेंशियल फ्यूचर को किसी अनसर्टन इवेंट से सिक्योर करने के लिए हर किसी इंडियन के पास एक बेसिक चीज़ होनी चाहिए, और वो है टर्म इंश्योरेंस प्लान। आप बड़ी आसानी से अपना प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं मैक्स लाइफ टर्म इंश्योरेंस प्लान, जहां पर बड़ी अफोर्डेबल रेट में आप ऐसे अनसर्टन इवेंट से अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। मैक्स लाइफ टर्म इंश्योरेंस में आपको 1 करोड़ का लाइफ कवर सिर्फ 700 रुपये पर मंथ से मिलता है, और यहाँ पर आपको ये भी ऑप्शन मिलता है कि बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कैसे आप अपने प्रीमियम को वापस पा सकते हो। टर्म इंश्योरेंस के साथ ही आप एडिशनल कवर विद राइडर्स भी चुन सकते हैं, जैसे कि लाइफ कवर प्लस कवर अगेंस्ट 64 क्रिटिकल इलनेसेस, एक्सीडेंटल कवर राइडर और परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले क्या होता था कि सिर्फ जो अर्निंग मेंबर है फैमिली का वही लाइफ इंश्योरेंस ले पाता था, लेकिन आज अगर कोई हाउस वाइफ है या फिर हाउस हस्बैंड है जिनका खुद का कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, तो वो भी लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसके लिए फिर उन्हें अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के इनकम सोर्सेज दिखाने की जरूरत नहीं है, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी आप बड़ी आसानी से मैक्स लाइफ टर्म इंश्योरेंस के साथ अपना टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक बेसिक चीज़ है जो हर किसी के पास होनी चाहिए। आजकल टर्म लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर कई सारे मिक्स प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं,
तो उससे बेटर है कि एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस खरीदे। और जहाँ तक मैक्स लाइफ की बात है तो इनका क्लेम सेटलमेंट इन पूरी इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो अपना मंथली प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए और टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब आप शायद मुझसे पूछेंगे कि आप ये कैसे बता सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे। तो चलिए थोड़ा डेटा की मदद से मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों यूएस के इंटरेस्ट रेट्स आने वाले टाइम में, आने वाले 6 महीने में कम हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ के जो इकोनॉमिक कंडीशन है और पर्टिकुलरली इंडिया में ले ऑफ का जो मैटर है वो भी बाय द एंड ऑफ ईयर, मुझे लगता है दिसंबर 2023 तक काफ़ी रिकवरी होना शुरू हो जाएगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए हमें थोड़ा सा 1.5 साल पहले जाना पड़ेगा। अब हुआ ये कि पिछले साल की शुरुआत में यूएस में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने लगा। पिछले साल वो इतना बढ़ा कि 40 साल के हाई पर चला गया। अब ऐसे में कोई भी कंट्री हो, उनको अगर महंगाई कंट्रोल में करनी है तो उसका सिंपल सा इलाज क्या है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। तो इनके इंटरेस्ट रेट्स इन्होंने 2020 के लॉकडाउन के बाद वगैरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और बढ़ाने के लिए इन्होंने कम करके रखे थे ताकि बिजनेसेस कम इंटरेस्ट पर लोन लेकर सके और अपना बिजनेस चला सके। लेकिन जब पिछले साल इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो उसे कंट्रोल करने के लिए यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए। तो मार्च 2022 में इन्होंने 0.25% से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया पहले, यानी 0.25% से उसे 0.5% पर लाया। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी रहे हैं फिर भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इन्होंने बहुत ही अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। कई महीनों में इन्होंने, अगर मई जून की बात करें तो 0.75% से इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। अब जब इतने ज़्यादा तेज़ी से इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आने लगा। जो इन्फ्लेशन 8-9% के ऊपर चला गया था वो अभी 4% के करीब आ गया है। यानी उनका जो मकसद था इंटरेस्ट बढ़ाने का वो सफल हुआ है, उसने अपना काम कर दिया है। अब यहाँ से आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ा के कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इन्फ्लेशन आपको ऑलरेडी कंट्रोल में आ गया है। अब इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ गया, अब दूसरी चीज़ उनके फोकस में क्या रहेगी, वो रहेगी अपना जीडीपी बढ़ाना। अब जीडीपी बढ़ाना है, मार्केट में एक्टिविटीज़ बढ़ानी है, तो उसके लिए उन्हें इंटरेस्ट रेट्स कम करने ही पड़ेंगे। और वैसे भी बढ़ा के कोई सेंस नहीं बन रहा है अभी, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी कंट्रोल में आ गया है। तो जनरली जो इंडिया की रिजर्व बैंक हो या फिर यूएस की हो, इनका ये टारगेट होता है कि जो इन्फ्लेशन है वो 2 से 4% के बीच में रहे। ठीक है, तो यूएस के लिए तो लगभग कंट्रोल में आ गया है, इंडिया के लिए भी लगभग कंट्रोल में आ गया है। तो इंडिया में भी जो इंटरेस्ट रेट्स लगातार बढ़ रहे थे, मुझे लगता है कि वो भी अभी रुकना बंद हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट जब रिजर्व बैंक 5% के ऊपर ले जाती है तब हमें लगता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो, लेकिन यूएस के लिए ऐसा नहीं है। यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट्स 2-2.5% से भी ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा है। पैसा ही पैसा होगा। हिस्टोरिकली देखा जाए, पिछले 10 सालों का डेटा लीजिए, पिछले 15 सालों का डेटा लीजिए, वहाँ का ऑन एन एवरेज जो इंटरेस्ट रेट है वो 2% है। अब यहाँ पर सीधा आपने जहाँ पर ऑन एन एवरेज आपका 2 रहता है वहाँ पर आप सीधा 5.75% पर लेकर जाते हो इंटरेस्ट रेट्स, तो उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो अजीब रहेंगे ही। और फिर उसके साइड इफेक्ट्स हमने देखे, कई सारी बैंक्स फेल हो गई। अब उसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बना लिए हैं, तो वो आप देख सकते हैं, सिलिकॉन वैली बैंक का एक्सप्लेनेशन और बाकी चीज़ें। तो ओवरऑल हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ले ऑफ्स है जो कि बहुत आउट ऑफ कंट्रोल चले गए थे, मैं आपको कुछ अगर फिगर्स बताऊँ ले ऑफ की तो वो कुछ ऐसी रही है। पिछले 1.5 साल में इंडिया के 102 स्टार्टअप्स ने 27,000 लोगों को जॉब से निकाल दिया। अगर हम टेक कंपनीज की बात करें ग्लोबली तो ये नंबर 2.5 लाख के करीब जाता है, जहाँ पर लगभग 695 कंपनीज ने 2,50,000 लोगों को जॉब से निकाल दिया। अब सिचुएशन धीरे धीरे कई सारी सेक्टर्स में तो इतनी वर्स हो गई कि जॉब मिलना मुश्किल है। कई सारे लोग जिन्हें कई सारी कंपनीज बिल्कुल भी हाइक नहीं दे रही है, साल हो गए, 1.5 साल हो गए, वो भी वहीं पर रुके क्योंकि मार्केट में जॉब्स ही नहीं है। लेकिन ये जो सिचुएशन है मैं आपको बता दूं कि ये दिसंबर से आपको इसमें फटाफट रिकवरी देखने मिलेगी। ये कुछ और ज़्यादा नहीं चलने वाला। जो भी डिजास्टर होना था, जो भी प्रॉब्लम्स होनी थी वो हो गई है। अब यहाँ से आगे आपको रिकवरी दिखेगी और मेरा ये मानना है तुरंत अगले महीने नहीं तो अगस्त महीने से धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट रेट्स में कमी भी नज़र आएगी। और जैसे से इंटरेस्ट रेट्स में कमी नज़र आएगी उसका बिजनेसेस पर भी इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और फिर जैसे कि मैंने आपको कहा कि वहाँ के इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे तो फंडिंग भी इंडिया में आ जाएगी और फिर IT आउटसोर्सिंग कंपनीज को भी अपना काम मिल जाएगा। और बाकी जो सेक्टर है इंडिया के, उस पर हालांकि उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा इन चीज़ों का, बिकॉज इंडिया की सेंट्रल बैंक ने सही तरीके से चीज़ें मैनेज की थी और पैसा ज़्यादा प्रिंट नहीं किया था, जो गलती यूएस ने की थी। तो कंक्लूजन में तो मैं यही कह सकता हूँ कि अगर आप भी IT एम्प्लॉई है या फिर आप अफेक्टेड है, आपकी जॉब अफेक्ट हुई है, आपके फैमिली मेम्बर्स की अफेक्ट हुई है, तो ज़्यादा दिन नहीं है, बस कुछ ही महीनों की बात है और चीज़ें फिर से लाइन पर आ जाएगी। तो चिंता मत कीजिए, बस कुछ महीने निकाल दीजिए और आने वाले टाइम में जब भी इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, मेक श्योर कीजिए कि उससे पहले ही आप एक सिक्योर जॉब पकड़ लीजिए, ताकि वो पर्टिकुलर टाइम जो साल, 1.5 साल, 2 साल का रहता है वो आप अच्छी जगह पर निकाल पाओ। और फिर उसमें आपको फिर जॉब, क्योंकि ऐसे टाइम में अगर आपकी जॉब जाती है तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये शायद आप देख भी रहे होंगे।
तो इसीलिए यूएस का जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है उसे आप अच्छे से समझ लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आपके ये टाइम टू टाइम काम आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपका जो डाउट था कि ले-ऑफ्स कब खत्म होंगे, तो आप कह सकते हैं कि बाय अक्टूबर नवंबर ये ले-ऑफ्स भी खत्म होंगे और रिकवरी भी तेज़ी से शुरू हो जाएगी। तो आई होप ये जो बड़ा सवाल है इसको मैं सही तरीके से आपको समझा पाया। ज़रूर इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा कलीग के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले, उन्हें भी थोड़ा एक कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ चीज़ें सुधरने वाली हैं, जो कि एक्चुअल में सुधरने वाली हैं। तो ज़रूर ये सारी चीज़ें डेटा उन तक पहुँचाइए, ये वीडियो उन तक पहुँचाइए। ऐसे वीडियोस के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। तो जाते जाते टर्म इंश्योरेंस के बारे में भी ज़रूर सोचिए और नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप उसे प्रोसीड कर सकते हैं। और जब आप हमारे स्पॉन्सर्स को चेकआउट करते हैं तो उससे हमें और ज़्यादा वीडियोस बनाने में मदद मिलती है। तो फ्यूचर में भी जब आप टर्म इंश्योरेंस खरीदने का प्लान करेंगे तो इस लिंक को ज़रूर रेफर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।